हेलो स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की थी, इवेंट की डेफिनेशन कर थी और हमने डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स के बारे में स्टडी की थी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स आगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। अब हम जैसे इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा। मान लेते हैं हम लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ई बिलोंग्स टू एस। जो ई है वो क्या है, आपका इवेंट है और इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस से बिलोंग करता है, रिप्रेजेंट एंड इवेंट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट इन द सैम्पल स्पेस। दूसरे वे से आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ई और नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एस। एस आपका सैम्पल स्पेस है, ई आपका इवेंट है। तो ई का मतलब क्या होगा, एन ऑफ ई एंड एन ऑफ एस। इसका मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्पेस एस। या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस, और नंबर नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट इन द सैम्पल स्पेस। तो उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है, अगर आपके पास P5 का मतलब है नल स्पेस आपका जो होता है ना, P5 इज इक्वल टू 0 होता है और सैम्पल स्पेस, जो सैम्पल स्पेस है उस पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और किसी भी इवेंट की, किसी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो वो होती है 0 और 1 के बीच में। तो 0 इज लेस दैन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस दैन इक्वल टू 1। अगर हमने, ये तो हो गया आपका किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अगर हम ई बार लिख देते हैं, दैट मीन्स नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। ई का मतलब नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। ई बार अगर हम ई बार कर देते हैं तो इसमें इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ई बार। ई बार का मतलब क्या होता है, एस माइनस ई, एस माइनस में ई। ई बार का मतलब होता है, ई बार का मतलब एस माइनस में ई। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ई बार, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एस। तो ई बार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एस माइनस में नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ई डिवाइड बाई एन एस, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस। तो एन एस से एन एस कट जाएगा, इसके नीचे एन ई डिवाइड बाई एन एस आ जाएगा। और एन ई डिवाइड बाई एन एस किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये रहा आपका, ये आपका पी ई के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 माइनस में पी ई। तो पी ई बार किसके बराबर आ गया, 1 माइनस में पी ई। और अगर पी ई को आप इधर ले आते तो पी ई बार प्लस में पी ई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम किसके बराबर होता है, 1 का होता है। चाहे वो हैपनिंग हो कोई चीज़ या उसे नॉट हैपनिंग हो, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 0 के और 1 के बीच में ही लाई करेगी, न 1 से ऊपर होगी और न 0 से छोटी होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम अपॉन एन। एम क्या है, नंबर ऑफ द आउटकम इन फेवरेबल टू ई, या फेवरेबल नंबर ऑफ द केसेस। एन होता है टोटल नंबर ऑफ द केसेस। तो एम आपका क्या है, एन ई, और एस एन आपका यहाँ पर क्या है, एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ये तो जस्ट नॉर्मल चीज़ें थी स्टूडेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट के निकालने का तरीका क्या होता है। अब उसके बाद है स्टूडेंट आपका कि भाई सम रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ये हमें याद रखने हैं और ये हमें बार बार काम आएंगे स्टूडेंट। अब इसमें ये क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट। जो भी किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी है उसकी ओकरेंस क्या होती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर। कोई भी क्योंकि मैंने अभी बताया आपको वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एक तो ये चीज़ का आपने करना। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। मतलब कोई भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और श्योर की क्या हो जाएगी फिर उल्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ श्योर इवेंट इज 1। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट इसमें कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू, आप ये कह सकते हैं पी ई, और इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या होगा, श्योर इवेंट, और इसका मतलब क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। अगर ये इसके बराबर आ गया तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर ये इसके बराबर आ गया तो श्योर इवेंट। तो यहाँ पर अब आपका प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये होगा। इफ द इवेंट ए इम्प्लाइज द इवेंट बी, देन इवेंट ए इम्प्लाइज द इवेंट बी, देन पी ए इज लेस देन इक्वल टू पी बी। मतलब पी ए हमेशा पी बी से कम और या इसके इक्वल होगा।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट ये आपकी अब यूज में आएंगी। उसके बाद है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये भी बहुत सिंपल है, 2 आर्टिकल जो है उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एडिशन मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल है ये। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है स्टूडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम एक दूसरा भी कहते हैं डिसजॉइंट इवेंट। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें एक इवेंट, ये 2 इवेंट की बात कर रहा है, अगर दोनों इवेंट के अंदर आपस के अंदर जो इंटरसेक्शन कोई भी चीज़ कॉमन ना हो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी उसमें क्या होता है फाई। मान ले एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, और ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालते हैं मतलब उनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इफ ए एंड बी आर द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी, और का मतलब हमेशा यूनियन होता है स्टूडेंट, और बी इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी ए और बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये डिसजॉइंट इवेंट है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। वैसे सही में फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम करेंगे अभी आगे। तो एडिशनल एक्चुअली में जो होता है ना, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर फाई हो गया। लेकिन एक्चुअली में जो एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 2 इवेंट्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और पी भी हम इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस में पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए प्लस में पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको जो इसका मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो ये चीज़ जो आपकी है एडिशनल। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, अगर ए एंड बी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा, तो ये सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी प्रकार अगर ये तो 2 का केस था स्टूडेंट, अगर 3 का केस होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो इक्वल टू यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में, अब ये एक बार था ये प्लस आ गया, अब माइनस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला अगर 3 इवेंट होते तो ये होता। अगर स्टूडेंट यहाँ पर 4 होते तो फिर क्या होता, पहले 4 प्लस में आते, फिर यहाँ पर इसका ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का कॉम्बिनेशन माइनस में आता, फिर यहाँ पर प्लस प्लस के तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इस तरह ये फिर 4 आते और फिर माइनस में लास्ट में क्या आता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें ध्यान देना है, ये एक बार तीनों 4 ये प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार फिर प्लस में, फिर माइनस में, इस तरह ये चलते रहते हैं। तो वैसे अपना 4 का है नहीं, वैसे सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर अगर 4 होते तो फिर ये भी आगे ही भी बढ़ जाता, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है स्टूडेंट, इसका मतलब इन दोनों में इन सभी में आपस में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो ए यूनियन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पर भी आपके काम आ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे कि नाम से इसके पता चलता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी में को आप जब प्रूव करते हैं वहाँ पर, तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन दी हुई मिलेगी, तो उसे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका नाम दे देते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी।
let A and B be the two events associated with the same random experiment, then the probability of occurrence of an event A when B has already occurred is called the condition probability। मतलब क्या है कि भाई A and B दो इवेंट होते हैं लेकिन B ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने का फिर आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर उस कंडीशन का यूज़ करना जो B में दे रखे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि B हैज़ ऑलरेडी ओकर्ड इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज़ ओकर्ड। और इसको क्या लिखते कैसे हैं स्टूडेंट, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B लिखते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A वे है B हैज़ ऑलरेडी ओकर्ड। तो ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि भाई जो B है वो ऑलरेडी ओकर्ड हो चुका है, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी A बाई B इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A एंड B, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A एंड B डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू B। ये चीज़ का ध्यान देना है, नीचे जो चीज़ होती है उसी का नीचे आता है। तो फेवरेबल A एंड B का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो N A इंटरसेक्शन B और नीचे क्या हो जाएगा N B। इसी प्रकार अगर B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और A ऑलरेडी ओकर्ड हो चुका है, तो यहाँ पर ऊपर तो इनमें B और A में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भी A एंड B ही आएगा, तो N A इंटरसेक्शन B और नीचे A है तो यहाँ पर N ऑफ A, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू A इज इक्वल टू। अब एक्चुअली ये बनती कैसे है, जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू A टू B है, N A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई NS आ जाएगा। इसी प्रकार इसका आ जाएगा नंबर ऑफ मतलब B, अगर इसकी निकालते हैं तो B आ जाएगा, इसका निकाले तो A आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा NS हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब इसकी तरफ से ये ले लेते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS से NS कट जाएगा, NA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई NB हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ये क्या था, जिस तरह अगर प्रोबेबिलिटी इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A वेयर B हैज़ ऑलरेडी ओकर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A एंड B। A एंड B का मतलब होगा N A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू B मतलब NB। इसी प्रकार अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें निकालनी है वेयर A हैज़ ऑलरेडी ओकर्ड, इसका मतलब ये हुआ NA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई NA। अब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, क्योंकि A एंड B ऑलरेडी ओकर्ड, तो एक बार तो A एंड B का निकालेंगे, उसके बाद अकेला A का निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मान ले इसी में देख ले, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू A एंड B, मतलब फेवरेबल केस A एंड B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द इवेंट इन द सैंपल स्पेस NS हो गया। और उसी प्रकार ये का नंबर ऑफ द केसेस फेवरेबल टू B NB हो गया डिवाइड बाई NS हो गया, NS से NS कट जाएगा तो NF A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई NB बच जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है भी ये कैसे आया। ये एक बार हम ऊपर वाले जो कंडीशन दे रखे उस दोनों कंडीशंस को लेके निकालते हैं, एक बार जो कंडीशन दे रखे अकेले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उससे फिर हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल आती है। तो ये था स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं आगे कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल भी स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वैसे डिटेल में फिर हम बाद में करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, अब रैंडम वेरिएबल बहुत ईजी है निकालना, रैंडम वेरिएबल निकालना भी हमें आना चाहिए और रैंडम वेरिएबल से फिर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल है क्या, रैंडम वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, उसी से हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। और ये एक्चुअली है क्या, जब भी कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो जितने भी आउटकम होते हैं उन सैंपल स्पेस में, उस सैंपल स्पेस के जितने भी आउटपुट होते हैं उनके कोरस्पोंडेंस हम एक यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं xi की, उसे ही हम बोलते हैं वो आपका एक रैंडम वेरिएबल है। और उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, रैंडम वेरिएबल ये इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space, that is if x is the random variable and s is the sample space then x is the function, ये एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, x is a function such that s from s to r, x is a function from s to r। तो s के आपका क्या है, सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस में आपका क्या होता है, डोमेन। डोमेन के अंदर कितने सारे के सारे क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं, होल नंबर आप ये कह सकते हैं। और r क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर ये क्या है, रेंज है, रेंज कोई भी रियल लाइन हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना, ये डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन, ये जो रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज अ सिंपल स्पेस। x जो है आपका रैंडम वेरिएबल है, s आपका सैंपल स्पेस, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं x इज ए फंक्शन फ्रॉम s to r।
अब स्टूडेंट रैंडम वेरिएबल हम निकालते कैसे हैं। मान लिया आपने 3 कॉइन्स लिए और 3 कॉइन्स को आपने टॉस कर दिया। तो टॉस करने के बाद आपको पता है एक सैंपल स्पेस बनेगा और वो सैंपल स्पेस आपका क्या होगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब क्योंकि ये आपके क्या है 3 कॉइन्स है और 3 कॉइन्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सैंपल पॉइंट हो गए स्टूडेंट। अब हम मान लेते हैं कि भाई कोई भी एक हम डिफाइन कर कोई भी एक ट्रायल करते हैं और ट्रायल में हम मान लेते हैं x डिफाइंड, x इज़ द नंबर ऑफ हेड, डिफाइन x को हम डिफाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ हेड इन एनी ट्रायल। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सैंपल पॉइंट में कितने हेड है उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कितने हेड हैं उसके लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें कि अब एक और चीज़ है, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि हेड की हम निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो एक तो अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 एंड 3। अब सबसे कैसे निकली वो 0, अब यहाँ पर देखो x ऑफ एच एच एच, इस सबसे पहले हम देखेंगे 3 एच किस में है, सबसे पहले इसमें ये है 3 एच वाला, तो इसमें 3 एच इज इक्वल टू क्या है 3। कितने हेड हम हेड के लिए निकाल रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्यों ये 1 है ये नहीं देखना आपने, अब ये हेड के लिए देख रहे हैं। यहाँ इसमें कितने हेड हैं 3 हेड हैं। उसके बाद हम अगले उठाते हैं 1 2 3, इसको उठाते हैं एक्स एच एच टी इज इक्वल टू एक्स एच टी एच इज इक्वल टू एक्स टी एच एच। इसमें कितने हेड हैं 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो इसका रैंडम वेरिएबल कितना हो गया 2, इन सभी का, इसका भी इसका भी इसका भी रैंडम वेरिएबल 2। उसके बाद एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, इसका रैंडम वेरिएबल तीनों का, इसका भी इसका भी इसका क्या होगा 1 होगा, और इसका क्या होगा, इसमें कोई भी हेड नहीं है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए x की वैल्यू x1, अब हम जो x की वैल्यू हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, x1 x2 x3 और x4 से करते हैं। ये x0 1 2 एंड 3 ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है स्टूडेंट, तो रैंडम वेरिएबल हम ऐसे निकालते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। यहाँ पर जो 3 एच इसमें कितने एच है 3 एच है, तो क्योंकि हमें एच के लिए निकाल रहे हैं तो ये 3 हो गया, ये हम रैंडम वेरिएबल निकाल रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो आगे अलग बात है। अब रैंडम वेरिएबल निकलने के बाद अब जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल निकालेंगे, जब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसमें 3 एच है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये एक्स आई, आप ये इसको कुछ भी ले सकते हैं, एक्स आई इसको ले लो, x1 ले लो, इसको x2 ले लो, किसी को कुछ भी ले लो, मर्जी है आपकी। अब हम यहाँ शुरू से मान लें इसको लेते हैं, इसमें 3 एच है, इसमें 2 एच है सभी में, तो यहाँ 2 हो गया, इसमें 1 1 एच है, तो यहाँ 1 इसका रैंडम वेरिएबल 1 आ गया, एक्स टी 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 ये क्या आ जाएगा 0। अब रैंडम वेरिएबल भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब आपको पता ही है कि वह कोई भी रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट टेक्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। अगर रैंडम वेरिएबल में आपकी फाइनाइट वैल्यू होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह फाइनाइट वैल्यू आती है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर कंटिन्यूस में बात करते हैं तो कंटिन्यूस में तो पहले 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 2.3 2.4 2.5 इस तरह को कंटिन्यूस होगा, उसमें कोई मतलब आपस में कोई चीज़ मिस नहीं होगी, कहने का मतलब तो मिस नहीं होगी तो वो कंटिन्यूस रहेगा। अगर मिस होती है, जिस तरह 0 और 1 के बीच में तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन वो 0 1 होल नंबर हैं सारे ये, तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। और कंटिन्यूस में जैसे आप 1000 आदमी है, 1000 आदमियों की आप ये कहते हैं भाई इनके 1000 आदमियों की हाइट मापो। अब भाई किसी की हाइट, इनकी हाइट तो पॉइंटों में भी होगी, तो पॉइंटों में हाइट तो किसी की 5 फुट 6 इंच है, किसी की 5 फुट 1 है, किसी की 5 फुट 5 इंच है, किसी की 5 फुट 4 इंच है, तो इसलिए वो क्या होगा आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। इसी प्रकार हाइट की बात करते हैं, इसी तरह एज की बात करते हैं, ईयर एंड सन में होगा, तो ये सारे के सारे जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो स्टूडेंट आपने रैंडम वेरिएबल देखा और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देख लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने पता लग गया, और उसके बाद आपने यहाँ पर एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी देखा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। अगले हम लेक्चर में यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन भी करेंगे और रैंडम वेरिएबल से कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वो भी फाइंड आउट करेंगे। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अगर नहीं भी समझ में आया तो आप इसको समझ लेना, अपनी बुक से समझ लेना। अगर जैसे ही फिर आप क्वेश्चन करेंगे आगे तो ये और भी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।